नमस्कार बच्चों। आज हम आपके पुस्तक आरोह में संकलित रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज कविता का अध्ययन कराएंगे। कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम कवि रघुवीर सहाय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रघुवीर सहाय कवि होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे। इस कविता के अंतर्गत उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में होने वाले व्यवसायीकरण और उसके फलस्वरूप उत्पन्न नैतिकता के ह्रास को कविता का कथ्य बनाकर दूरदर्शन पर प्रसारित एक साक्षात्कार के माध्यम से चित्रित किया है। आइए अब पढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। तो ये था कविता का वाचन। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम कहा गया है मीडिया कर्मी के लिए, जो साक्षात्कार ले रहा है, जो पत्रकार है, जो एक कह रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे एक शारीरिक विकलांगता के शिकार अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हुए। क्या बोलेंगे? और हम हैं कौन? हम हैं या जो संबोधन है वो कवि ने मीडिया कर्मी के लिए किया है, जो संचालक है, पत्रकार है। क्योंकि कवि रघुवीर सहाय आकाशवाणी से जुड़े रहे, पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े रहे, इसलिए उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र की बारीकियां, वहाँ की जो कमियां हैं, उनका भली भांति ज्ञान था। और वे कहते हैं कि जो मीडिया कर्मी है वो किस प्रकार से हृदयहीन हो जाते हैं। और कह रहा है मीडिया कर्मी कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम समर्थ हैं, सब तरह से सामर्थ्यवान है। वो मतलब कहने का वो है कि वो एक कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। दूरदर्शन पर एक शारीरिक विकलांगता के शिकार अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हुए पत्रकारों के क्रियाकलाप की संवेदनहीनता को दर्शाते हुए कवि कहता है कि एक पत्रकार के तौर पर हम दूरदर्शन पर बोलते हुए एक कमज़ोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में ले आएंगे। हम उस व्यक्ति से ज़्यादा सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हैं, जबकि वह व्यक्ति अपाहिज है। उसके अपाहिजपन का मजाक उड़ाते हुए हम उससे पूछते हैं कि अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? उससे क्या मीडिया कर्मी क्या पूछेगा? संचालक जो है, कार्यक्रम का संचालक, वह क्या पूछेगा उस अपाहिज से? पहले तो स्वयं को समर्थ शक्तिवान बताता है, उसके बाद ये भी कहता है कि हम एक दुर्बल को लाएंगे। नहीं, पहले ही उनकी धारणा है कि वो एक दुर्बल यानी कमज़ोर व्यक्ति को लाएगा और एक बंद कमरे में बिठाकर उससे पूछेगा कि आप क्या अपाहिज हैं? अब उससे पूछते हैं तो क्यों अपाहिज हैं? आप अपना दुख बताइए। आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता है। आप ऐसा कौन होगा व्यक्ति जिसको अपाहिजपन सुख देता होगा? लेकिन मीडिया कर्मी इस प्रकार के प्रश्न पूछ करके अपनी हृदयहीनता का परिचय देते हैं, संवेदनहीनता का परिचय देते हैं कि वह किस प्रकार से एक अपाहिज को बार बार पूछ करके, इस प्रकार के प्रश्नों को पूछ करके कि आप क्या अपाहिज हैं, अपाहिज है ये जानकर ही तो लाया है कमरे में, और उससे इस प्रकार के प्रश्न करना तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या किसी को शौक़ होता है अपाहिज होने का? इस प्रकार के प्रश्न करना
क्रूरता की श्रेणी में आते हैं। इसलिए एक इस कविता को ये भी कहा गया है कि ये करुणा के मुखौटे में छिपी एक क्रूरता की कविता है। अब आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। फिर कभी कहता है कि वो जो संचालक है वो पूछेगा कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब जो अपाहिज है उसे दुख तो है, और अपाहिजपन उसका दुख देता है या नहीं देता है ये वह बताने की स्थिति में नहीं है, वह नहीं बता पा रहा है। तो कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब जब मीडिया कर्मी संचालक जब इस प्रकार के प्रश्न पूछता है तो यद्यपि जो अपाहिज है व्यक्ति जिसे मीडिया कर्मी लेकर आया कमरे में, वह शब्दों के माध्यम से तो कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाता, किंतु उसके चेहरे पर एक जो शब्दहीन भाव है वह प्रकट हो जाता है, जिसके कारण जो संचालक है वो अपने सहकर्मी से, जो कैमरा मैन है उसको कहता है कि इसको बड़ा बड़ा दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब जब कैमरा बड़ा बड़ा दिखाता है, उसके चेहरे को बड़ा करके जूम करके जैसे कहते हैं कि दिखाना, तो उसे ये समझाने का प्रयत्न करता है वो संचालक, ये चाहता है कि जब बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे तो उसके चेहरे पर जो भाव प्रकट हुए हैं उससे यह पता लगेगा कि वह अपने अपाहिजपन के दुख को व्यक्त कर रहा है। आगे फिर पूछता है जल्दी बताइए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए बता नहीं पाएगा। अपाहिज जो जिस विकलांग व्यक्ति को, जिस अपाहिज व्यक्ति को मीडिया कर्मी लाया है, वो बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर भी वह अपने दुख को नहीं बता पाएगा। बस उसके चेहरे पर एक शब्दहीन भाव प्रकट होने लगते हैं, जिसको वो कैमरे के माध्यम से बड़ा बड़ा करके दिखाता है। अब उसके प्रति जो है ना इतना कठोर हो जाता है, इतना क्रूर हो जाता है कि बार बार उससे कहता है सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। अब स्वयं सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए हमदर्दी को व्यक्त करना नहीं, बल्कि ये कहना कि जिस प्रकार से संवेदनहीन प्रश्नों को श्रृंखला पूरी तैयार कर ली कि आपका दुख कैसा है, क्या है, वह बताना चाहता है संचालक कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यानी संचालक स्वयं बताना चाहता है कि वह अपने इशारे से ये बताएगा कि उसे किस प्रकार का अनुभव हो रहा है। अपने ही भी चेहरे पर वो भावों को लाएगा कि क्या ऐसा, यानी इशारे से बताएगा अपाहिज को कि क्या ऐसा लगता है। फिर से कहता है सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। फिर पुनः एक बार पहले कह चुका, दोबारा फिर से कहता है सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे शब्द जो सेंटेंस है वो वाक्य कवि ने ब्रैकेट में लिखा है और एक प्रकार से प्रश्न सा किया है उस अपाहिज से कि यह अवसर खो देंगे। परंतु ये प्रश्न दोनों के लिए है, परंतु है ये वास्तव में मीडिया कर्मी के लिए, क्योंकि अवसर मीडिया कर्मी का तो कहना ये है कि अपाहिज से कि आप ये अवसर खो देंगे। अभी आपको अवसर मिला है, आप दूरदर्शन पर आए हो और अपनी व्यथा का जो वर्णन है वो आप कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। परंतु वास्तविक में देखा जाए तो ये अवसर किसके लिए है। अवसर तो वास्तव में मीडिया कर्मी के लिए, उस संचालक के लिए है जो कि उस अपाहिज को ला करके अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। हम पूछ कर, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। यहाँ आप शब्द का प्रयोग दर्शकों के लिए, हम सभी दर्शकों के लिए, जो भी दर्शक हैं जो देखते हैं दूरदर्शन पर कार्यक्रम कि किस प्रकार से एक अपाहिज को ला करके मीडिया कर्मी पूछ रहा है और वह अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रश्न करता है। आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, सोचिए बताइए, ये सारे प्रश्न करता है। और इस प्रकार से अपाहिज को अपने जो उसने जीना सीख लिया था अपने अपाहिजपन के साथ, उसे वो अपाहिजपन फिर कष्ट पहुंचाने लगता है और वह संभवतः रोने लगे, यह सोच करके मीडिया कर्मी प्रश्न करता है। परंतु ऐसा संभव नहीं होता है। हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यहाँ आप पहली पंक्ति में भी आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। तो इसमें आप शब्द का प्रयोग दर्शकों के लिए है कि आप
सभी दर्शक जानते हैं कि हम पूछेंगे, प्रश्न इसलिए पूछते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि वो कार्यक्रम रोचक बन जाए और उनकी टीआरपी बढ़ जाए। मीडिया कर्मी का केवल यही उद्देश्य है कि जितना रोचक बन जाएगा कार्यक्रम, उतनी ही उनकी टीआरपी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा देखेंगे कार्यक्रम को तो उनकी भी टीआरपी बढ़ेगी, उन्हें अधिक धन प्राप्त होगा। मीडिया के व्यवसायीकरण का चित्रण इस प्रकार से उपस्थित किया है कि जहाँ करुणा होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, वहाँ करुणा और संवेदना न होकर संवेदनहीनता प्रकट होती है मीडिया कर्मी की। अब कभी यहाँ कहता है, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये वाक्य ब्रैकेट में लिखा है। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यानी हम दर्शकों के लिए प्रश्न है ये कि क्या आप भी इंतजार करते हैं उसके रो पड़ने का, कि वह रोए और तब कार्यक्रम अच्छा बनेगा और तभी हमें लगेगा कि हाँ कार्यक्रम वास्तव में सफल हो पाया है। अब जब नहीं रो पाता है तो क्या करता है फिर मीडिया कर्मी? कहता है कि हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। अब वह कहता है कि मैं एक पर्दे पर एक बहुत बड़ी आँख की तस्वीर दिखाऊंगा और वह तस्वीर ऐसी होगी कि जो बहुत बड़ी होगी और आँख उसमें फूली हुई होगी। फूली हुई आँख से तात्पर्य है कि वह यह अनुभव कराना चाहता है दर्शकों को कि उस अपाहिज ने अपने दुख का वर्णन करके इतना रोया कि उसकी आँख फूल गई है, सूज गई है। तो सूजी हुई आँख दिखाएगा और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, एक होठों की भी चित्र दिखाएगा जो कि जिसमें कसमसाहट होगी। जब व्यक्ति रोता है तो स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बोल पाता है, परंतु उसके होठों से ये ज्ञात हो जाता है, होठों पर जिस प्रकार का कंपन, जो कसमसाहट होती है, जिस प्रकार का कंपन होता है दुख में, वह उस चित्र के माध्यम से बड़ा बड़ा करके मीडिया कर्मी दिखाएगा, जिससे आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यहाँ कभी संचालक के दृष्टिकोण से कहना चाहता है कि आशा है आप यानी दर्शक, सभी दर्शकों के लिए कि आप उसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। किसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे? जो मीडिया कर्मी पर्दे पर फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर दिखा रहा है और होठों की कसमसाहट दिखा रहा है। अभी और कहता है कि एक और कोशिश थी, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसने चित्र के माध्यम से दिखाया और चाहता क्या है कि संचालक की अपाहिज पर्दे पर स्वयं रोता हुआ दिखाई दे, ऐसा वो चाहता है। तो कहता है दर्शकों से कि दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी दोनों एक साथ रोएंगे। दोनों एक साथ से मतलब हमें दोनों कौन? एक तो अपाहिज, और जब अपाहिज रोएगा तो दर्शक जो उससे जुड़े हैं उनकी भावनाएं जुड़ जाएंगी, वह भी रोने लगेंगे एक साथ। ऐसा अक्सर होता है जब हम किसी ऐसे काल्पनिक दृश्य को देखते हैं तो हमारी भावनाएं इतनी उद्वेलित होती हैं कि हम रोने लगते हैं देखते देखते। वही संचालक का उद्देश्य है, वह चाहता है कि किसी प्रकार से दर्शक धीरज रखें और हम अपाहिज से अभी और प्रश्न पूछ करके उसको इतना रुलाएंगे कि आप दोनों यानी दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ रोने लगें और इसी में उसके कार्यक्रम की सफलता सिद्ध होगी। वह तभी कार्यक्रम सफल होगा जब दोनों एक साथ रोएंगे। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो। अब हुआ क्या कि दोनों एक साथ नहीं रोए, क्योंकि अपाहिज नहीं रोया, उसका कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो जाता है। परंतु अपाहिज जिसे लाया था संचालक कि वह रुला करके दर्शकों की संवेदनशीलता बटोरेगा, वो करुणा को दिखाएगा, लेकिन वह नहीं दिखा पाया क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया। तो कैमरामैन से कहता है बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी एक जो समय होता है कार्यक्रम को संचालित करने के लिए निश्चित कि इतने ही समय में उस कार्यक्रम को चाहे तो जैसा चाहो वैसा बना लो। तो ये वो समय समाप्त हो गया और वह काम नहीं हो पाया जो संचालक चाहता था, जो साक्षात्कारकर्ता चाहता था, जो वो मीडिया कर्मी चाहता था, वह काम नहीं हो पाया। अर्थात क्या नहीं हो पाया कि दोनों एक साथ नहीं रो पाए। जब अपाहिज रोता तभी दर्शक रोते, और अगर अपाहिज नहीं रोया तो कार्यक्रम इतना अच्छा नहीं हुआ, यानी भाव प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो पाया जिससे कि दर्शक भी उसकी भावनाओं से जुड़ पाते और वे भी रो लेते। तो एक प्रकार से खींच भरे स्वर में कहता है कि बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, समय निकल गया, अब नहीं रो पाए तो नहीं रो पाए, अब मुस्कराएंगे हम,
अब वह जो साक्षात्कार लेने वाला है मीडिया कर्मी, वह कह रहा है कि अब हम मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। थोड़ी कसर से तात्पर्य कि वो दोनों को एक साथ नहीं रुला सका। ये था उसका कार्यक्रम जो वह जिस प्रकार से चाहता था उस प्रकार से संपन्न नहीं हो पाया। और कहता है बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। अब कविता के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं। आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? समकालीन कविता में छंद तो बंधन मुक्त होते ही हैं, साथ ही साथ पंक्तियों के समाप्त होने का अंदाज भी कवि की मौलिकता पर ही निर्भर होता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कोष्ठक और विराम चिन्हों का प्रयोग पाठक को संकेत देने के लिए किया है। कोष्ठक में ये वे पंक्तियाँ रखी गई हैं जिन्हें दूरदर्शन कार्यक्रम के संचालक अथवा निर्माता या तो आपस में बोलते हैं या सोचते हैं। इन सभी पंक्तियों से यही अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं हैं। यदि कवि इन पंक्तियों को नहीं लिखता तो कविता का आशय स्पष्ट नहीं हो पाता। कोष्ठक की पंक्तियों से शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता चलता है। कार्यक्रम अपाहिज पर तैयार हो रहा है और कार्यक्रम के निर्माण हेतु कोष्ठक में कही गई बातें निर्देश हैं। इनके लिखने का औचित्य यह है कि पाठक जान सके कि कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में क्या क्या चल रहा है। लेखन का यह कौशल इस प्रकार का है जिससे नाटक के दृश्यांकन की तरह नेपथ्य की बातें सामने आ सके, यानी जो पीछे पर्दे के पीछे बातें चल रही हैं वे भी सामने आ सकें। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। यह कविता मानवीय करुणा को तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कविता में ऐसे लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी मिलता है जो दुख दर्द बेचकर प्रसिद्धि एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। एक अपाहिज की करुणा को पैसे एवं प्रसिद्धि के लिए टेलीविजन पर कुरेदना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। किसी की हीनता, अभाव, दुख और कष्ट सदा से करुणा के कारण अथवा उद्दीपन रहे हैं, मगर इन कारणों को सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में प्रसारित करना और अपने चैनल की श्रेष्ठता साबित करने के लिए तमाशा बनाकर उसे फूहड़ ढंग से प्रदर्शित करना क्रूरता है, जैसा कि संचालक कर रहा है। सांसारिक भौतिक हीनता इतनी नहीं अखरती जितनी शारीरिक हीनता से वेदना होती है। सांसारिक भौतिक हीनता कहने का तात्पर्य है यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वो साधन संपन्न नहीं है, उसके पास सुख सुविधाएं नहीं है, वैभव नहीं है, वह इतना कष्ट नहीं देता है जितना कि शारीरिक हीनता से वेदना होती है। और ऐसे समय में तो और भी अधिक वेदना बढ़ जाती है जब उसके साथ खिलवाड़ किया जाए, यानी क्रूरता की ये पराकाष्ठा ही कही जाएगी कि उसके साथ बार बार इस प्रकार के घिनौने प्रश्न करके, जो कि संचालक के उस साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति की हृदयहीनता का परिचय देते हैं। इसे क्रूरता की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा। हम समर्थ, शक्तिवान और हमें एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह व्यंग किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्ध पाई जा सके। टेलीविजन चैनल वाले इस भ्रम में तो रहते ही हैं कि वे समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, जिसको चाहे उठा दें और जिसको चाहे गिरा दें। अपनी मान्यताओं एवं धारणाओं को वे श्रोताओं, दर्शकों पर प्रायः थोपते ही रहते हैं। अपाहिज तो प्रकृति से ही दुर्बल है, अपनी पीड़ा कहने की सामर्थ्य भी जिसमें ना हो, उससे अधिक दुर्बल और कौन होगा। इसी भाव को इन वाक्यांशों में व्यक्त किया गया है। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? वही उद्देश्य जो वह चाहता है। प्रश्नकर्ता का एकमात्र उद्देश्य तो यही है कि अपने कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाना है। दर्शक तभी रोएगा जब वह उस व्यक्ति के दुख से दुखी होगा जो शारीरिक चुनौती का सामना कर रहा है। जब दोनों साथ साथ रोएंगे तो समझा जाएगा कि प्रस्तुतकर्ता का कार्यक्रम अच्छा रहा। यदि ऐसा हो जाए तो उनका कार्यक्रम सफल माना जाएगा, जैसा कि वे चाहते हैं। उनकी इच्छा यही है कि अपाहिज को रुलाकर ऐसा काल्पनिक दृश्य उपस्थित किया जाए जिससे दर्शक भी द्रवित हो सके। दर्शकों के द्रवित होने और रोने से उस चैनल विशेष की लोकप्रियता बढ़ेगी। लोकप्रियता बढ़ने से उन्हें धन व्यवसाय में वृद्धि एवं प्रशंसा हासिल होगी और यही उनका उद्देश्य भी है।
उसका यह भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हमने सामाजिक कार्यक्रम दिखाया है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें अपंग व्यक्ति की व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है, उस व्यक्ति की सोच और उसकी वेदना का हूबहू चित्रण दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 5, पर्दे पर भक्ति की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? कवि कहना चाहता है इस पर्दे पर भक्ति की कीमत है सब वाक्यांश के माध्यम से कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगें, लेकिन वे ऐसे रोने वाले दृश्य को ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होगा। वे समय और पैसे की बर्बादी नहीं करना चाहते। पर्दे पर भक्ति की कीमत है कहकर कवि परोक्ष रूप से यह कहना चाह रहा है कि पर्दे पर किसी की भावना, संवेदना, दुख दर्द, मान अपमान, अन्य किसी भी बात की कोई कीमत नहीं है। कभी मीडिया द्वारा किए जाने वाले इस तरह के कार्यों की एक प्रकार से निंदा करता है। वह चाहता है कि अपंग और अपाहिजों के साथ समाज उचित और संवेदनशील व्यवहार करे। तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर। अब इस कविता का हम विशेष देख लेते हैं, अर्थात शिल्प सौंदर्य जो भी है इस कविता में। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समझ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इसमें पूरी कविता में पहले तो यही है काव्य सौंदर्य इसका कि पूरी काव्यांश में दूरदर्शन वालों के माध्यम से कवि ने मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता और उनकी अमानवीय कार्यशैली का चित्रण किया है। कविता की भाषा सहज है, जैसा कि पढ़ते ही भाव समझ में आने लगते हैं, बहुत सहज है। अपनी बात को स्पष्ट करने में सफल हुआ है कवि, और थोड़ा कहने पर भी ज़्यादा समझ में आता है, भाषा में वह गुण विद्यमान है। अब भाषा में जहाँ कहीं ही और भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, वे अपनी बात को कहने के लिए कि उसे और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, जैसे इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, और बस थोड़ी सी कसर रह गई आदि, ये प्रयोग एक प्रकार से जो किया है वो वर्णन को एक नई भंगिमा देता है। शैली कविता की पूरी व्यंग्य शैली है, व्यंग्य प्रधान कविता है। काव्य की लक्षणा शक्ति का उपयोग कवि ने किया है। कोष्टकों में कवि ने जो कथन लिखे हैं वे पूरे विवरण क्रम को एक नाटकीय पुट देते हैं, यानी ऐसा लगता है कि एक नाटक प्रस्तुत हो रहा है। इस प्रकार से कवि ने इसका वर्णन किया है। और इसकी भाषा बस रचित साहित्यिक खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, कोई भी छंद नहीं, इसमें गेयता नहीं है, बस केवल समझने की बात है। गेयता का गुण इसमें नहीं है, इसे गाया नहीं जा सकता, जैसा कि अभी और जो कविताएं हैं उनमें गाए जाने का गुण होता है, उसे गाया नहीं जा सकता। तो ये था आपका सार, व्याख्या, शिल्प सौंदर्य और प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।